स्वागत है। पिछली बार हमने म्यूचुअल फंड्स के स्ट्रक्चर और टैक्सेशन जैसे पहलुओं पर बात की थी, लेकिन एक बार जब कोई निवेश करने का फैसला कर लेता है तो असल में होता क्या है, आज हम इसी प्रक्रिया को समझेंगे। मतलब निवेशक सेवाओं की दुनिया की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास है NISM की म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन की वर्कबुक का 9वां अध्याय, और आज हम समझने वाले हैं कि वो पूरी यात्रा होती कैसी है जो एक निवेशक तय करता है। मतलब पहले फॉर्म भरने से लेकर अपने निवेश को मैनेज करने तक। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। जब कोई नया फंड बाजार में आता है, जिसे NFO कहते हैं, यानी न्यू फंड ऑफर, तो पर्दे के पीछे क्या होता है? देखिए, ये एक बहुत सोची समझी और व्यवस्थित प्रक्रिया है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी AMC पहले बाजार की जरूरत को समझती है, फिर वो तय करती है कि किस तरह की स्कीम लानी है। अच्छा। फिर इस प्रस्ताव को ट्रस्टी और AMC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मंजूरी लेनी होती है, जो आप कह सकते हैं निवेशकों के हितों के संरक्षक होते हैं। और फिर रेगुलेटर मतलब सेबी की भूमिका आती होगी? हाँ, बिल्कुल। मंजूरी के बाद स्कीम के सारे दस्तावेज, खासकर SID यानी स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, सेबी के पास फाइल किए जाते हैं। सेबी इसकी बारीकी से जांच करता है, अपनी टिप्पणियां देता है। उन बदलावों को शामिल करने के बाद ही फंड को बाजार में लाने की इजाजत मिलती है। उसके बाद ही AMC विज्ञापनों के जरिए निवेशकों तक पहुंचती है। और NFO के दौरान यूनिट्स एक तय कीमत पर मिलती हैं, जैसे 10 रुपए। लेकिन NFO बंद होने के बाद जब स्कीम दोबारा बाजार में खुलती है तो वही यूनिट्स NAV पर मिलती हैं, जो रोज बदलती रहती है। ये तो ठीक है, लेकिन एक बार स्कीम बाजार में आ गई तो मेरे जैसे निवेशक के लिए पहला सवाल ये है कि मैं जाऊं कहां? सीधे कंपनी के पास या किसी एजेंट के पास? ये जो डायरेक्ट और रेगुलर प्लान का चक्कर है, इसे थोड़ा समझते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, दोनों प्लान एक ही स्कीम के, कह सकते हैं, दो अलग अलग दरवाजे हैं। अच्छा। तो रेगुलर प्लान में आप एक डिस्ट्रीब्यूटर या सलाहकार के जरिए निवेश करते हैं। उनकी सेवाओं के बदले में फंड हाउस अपने मुनाफे से उन्हें कमीशन देता है। ये कमीशन प्लान के खर्च में जुड़ा होता है, जिसे हम टोटल एक्सपेंस रेशियो या TER कहते हैं। तो इसलिए रेगुलर प्लान का TER थोड़ा ज्यादा होता है। बिल्कुल, इसीलिए वो थोड़ा ज्यादा होता है। और डायरेक्ट प्लान? डायरेक्ट प्लान में निवेशक सीधे AMC के पास जाकर या उनकी वेबसाइट से निवेश करता है, बिना किसी बिचौलिए के। हाँ, बिना किसी मध्यस्थ के। चूंकि इसमें कोई कमीशन नहीं दिया जाता तो इसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है, और क्योंकि दोनों के खर्च अलग हैं तो लंबे समय में उनकी NAV भी अलग अलग हो जाती है। तो गणित तो सीधा है। डायरेक्ट प्लान का खर्च कम है तो लंबे समय में रिटर्न ज्यादा मिलेगा। तो फिर कोई रेगुलर प्लान क्यों चुनेगा? मतलब क्या डिस्ट्रीब्यूटर की सलाह सच में उतने ज्यादा खर्च के लायक है? यहाँ पे बात सिर्फ गणित की नहीं है, बल्कि निवेशक के व्यवहार की भी है। कई स्टडीज दिखाती हैं कि रेगुलर प्लान में सलाहकार के साथ जो लोग निवेश करते हैं वो अक्सर बाजार की घबराहट में बेचने जैसी गलतियों से बच जाते हैं। एग्जैक्टली, बेचने जैसी गलतियों से बच जाते हैं। एक अच्छा सलाहकार सिर्फ स्कीम नहीं बेचता, वो निवेशक को अनुशासित रहने में मदद करता है। तो भले ही कागज पर खर्च ज्यादा दिखे, लेकिन सही मार्गदर्शन से मिलने वाला असल रिटर्न कभी-कभी ज्यादा हो सकता है। ये तो बहुत दिलचस्प नजरिया है। डायरेक्ट प्लान उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो खुद रिसर्च कर सकते हैं और बाजार के उतार चढ़ाव में अपने इमोशंस पर काबू रख सकते हैं। ओके, तो एक बार मैंने तय कर लिया कि मुझे किस प्लान में निवेश करना है, मैं सीधे पैसे तो नहीं भेज सकती है ना? मैंने सुना है कि पहले कुछ कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। ये KYC वाला मामला क्या है? हाँ, आप सीधे पैसे नहीं भेज सकते। सबसे पहला और अनिवार्य कदम है KYC यानी नो योर कस्टमर। अपने ग्राहक को जाने। बिल्कुल, ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए बनाया गया एक नियम है। म्यूचुअल फंड में 1 रुपए का भी निवेश करने के लिए, चाहे वो पहली बार हो या SIP की अगली किश्त, KYC पूरा होना जरूरी है। तो क्या हर फंड हाउस के लिए अलग-अलग KYC करवाना पड़ता है? ये तो बड़ा मुश्किल काम होगा। नहीं, और यही इसकी सबसे अच्छी बात है। ये एक केंद्रीकृत प्रक्रिया है जिसे KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसियां यानी KRAs मैनेज करती हैं। अच्छा। आपने एक बार किसी भी सेबी रजिस्टर्ड मध्यस्थ के जरिए अपना KYC करवा लिया तो आपका डेटा सेंट्रल सिस्टम में अपडेट हो जाता है। उसके बाद आप किसी भी म्यूचुअल फंड, स्टॉक ब्रोकर या PMS में निवेश कर सकते हैं। ये तो बहुत सुविधाजनक है। हाँ, अब तो वीडियो कॉल के जरिए ऑनलाइन KYC की सुविधा भी है, जिससे ये प्रक्रिया और भी आसान हो रही है। KYC के बाद जब हम आवेदन फॉर्म भरते हैं तो एक नियम है थर्ड पार्टी पेमेंट की मनाही का।
इसका असल मतलब क्या है? मतलब क्या मेरे पिता मेरे नाम के निवेश के लिए अपने अकाउंट से पैसे दे सकते हैं? नहीं, वे ऐसा नहीं कर सकते। इसी को थर्ड पार्टी पेमेंट कहते हैं। नियम बहुत साफ है। जिस व्यक्ति के नाम पर निवेश हो रहा है, पैसा उसी के बैंक खाते से आना चाहिए। ओके। अगर जॉइंट होल्डिंग है तो किसी भी होल्डर के अकाउंट से पैसा आ सकता है। ये नियम पारदर्शिता बनाए रखने के लिए है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि पैसे का स्रोत पता हो। ठीक है, तो केवाईसी हो गया, फॉर्म भर दिया और पैसा भी मेरे अपने अकाउंट से चला गया। निवेश के बाद फंड हाउस मुझे क्या सबूत देता है कि मेरा पैसा लग गया है? निवेश सफल होते ही आपको एक अकाउंट स्टेटमेंट मिलता है। इसमें लेन देन की पूरी जानकारी होती है। कितनी यूनिट्स मिली, किस एनएवी पर मिली और कुल निवेश कितना है, सब कुछ। इसके अलावा अगर आपने किसी छमाही में कोई भी लेन देन नहीं किया है तो भी डिपॉजिटरीज की तरफ से एक कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट यानी CAS आता है। उसमें आपके सभी म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट के निवेश का ब्यौरा एक ही जगह पर होता है। अब यहाँ एक बहुत ही तकनीकी लेकिन जरूरी सवाल आता है। जब कोई यूनिट्स खरीदता या बेचता है तो उसे किस दिन की एनएवी मिलती है? मैंने कट ऑफ टाइम के बारे में सुना है और ये अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है और इसे सभी निवेशकों के लिए बराबरी का मौका सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। कट ऑफ टाइम वो समय सीमा है जिससे पहले अगर आपका आवेदन और पैसा दोनों फंड हाउस तक पहुंच जाएं, तो आपको उसी दिन की एनएवी मिलती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आज बाजार बहुत गिरा हुआ है और मुझे लगता है कि आज निवेश करने का अच्छा मौका है। ठीक है, तो इक्विटी फंड्स के लिए कट ऑफ टाइम है दोपहर 3 बजे। 3 बजे? जी। अगर आपका खरीदने का आवेदन और पैसा दोपहर 3 बजे से पहले फंड हाउस के पास पहुंच जाता है तो आपको आज की क्लोजिंग एनएवी मिलेगी, चाहे वो कम हो या ज्यादा। और अगर 3 बजे के बाद पहुंचा तो? लेकिन अगर आपका आवेदन 3:01 पर भी पहुंचता है तो आपको अगले कारोबारी दिन की एनएवी लागू होगी। अच्छा। ये नियम सुनिश्चित करता है कि कोई भी दिन के दौरान की खबरों का फायदा उठाकर आखिरी मिनट में बाजार को टाइम करने की कोशिश न करे। मतलब ये नियम बड़े और छोटे सभी निवेशकों के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाता है। बिल्कुल सही कहा, बल्कि इसका एक ऐतिहासिक संदर्भ भी है। अच्छा। ये नियम 2008-9 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद और सख्त किए गए थे। उस समय ये देखा गया कि कुछ बड़े जानकार निवेशक दिन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की खबरों का फायदा उठाकर आखिरी मिनट में पैसा लगाते या निकालते थे, जिससे छोटे निवेशकों को नुकसान होता था। हाँ। जिससे छोटे निवेशकों को नुकसान होता था। इन नियमों ने उस हामी को बंद कर दिया। ये जानकारी तो वाकई गहरी है। चलिए अब निवेश के तरीकों पर आते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर महीने बाजार देखकर निवेश करना मुश्किल है। इसे आसान बनाने के लिए म्यूचुअल फंड कौन सी सुविधाएं देते हैं? इसके लिए सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शन सबसे लोकप्रिय हैं। इनमें सबसे पहला और प्रसिद्ध है SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIPs? जी। इसमें आप बैंक को निर्देश देते हैं कि हर महीने एक तय तारीख को एक निश्चित राशि आपके अकाउंट से निकालकर चुनी हुई स्कीम में निवेश कर दी जाए। लोग SIP की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन क्या इसका फायदा सिर्फ अनुशासन है या कुछ और भी है? अनुशासन इसका सबसे बड़ा फायदा है। ये निवेश को आपकी एक आदत बना देता है, जैसे कोई EMI। लेकिन इसका एक और फायदा है जिसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग? हाँ, जब बाजार महंगा होता है तो आपकी तय राशि से कम यूनिट्स खरीदी जाती है और जब बाजार सस्ता होता है तो उतनी ही राशि से ज्यादा यूनिट्स मिल जाती हैं। लंबे समय में ये प्रति यूनिट आपकी खरीद की औसत लागत को कम कर सकता है। तो ये बाजार के उतार चढ़ाव के जोखिम को कम करने का एक बेहतरीन तरीका है। बिल्कुल। ये तो हुआ पैसा जमा करने का अनुशासित तरीका। लेकिन अगर किसी को, जैसे किसी रिटायर्ड व्यक्ति को, अपने निवेश से हर महीने एक नियमित आय चाहिए हो तो? उसके लिए इसका ठीक उल्टा है SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। इसमें आप फंड हाउस को निर्देश देते हैं कि हर महीने आपके निवेश से एक तय रकम निकालकर आपके बैंक खाते में भेज दी जाए। तो ये एक तरह से अपने ही निवेश से बनाई गई पेंशन की तरह काम करता है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल। और एक तीसरा विकल्प भी है STP, जो SIP और SWP का मिलाजुला रूप लगता है। वो क्या है और उसे कब इस्तेमाल करना चाहिए? STP यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल तब होता है जब आपके पास एक मुश्त बड़ी रकम आती है। मान लीजिए कोई बोनस या प्रॉपर्टी बेचने से मिला पैसा। अच्छा। अब इस सारे पैसे को एक साथ इक्विटी बाजार में लगाना जोखिम भरा हो सकता है। हाँ बिल्कुल। तो आप STP के जरिए पहले सारा पैसा एक कम जोखिम वाले लिक्विड या डेट फंड में डाल देते हैं।
फिर वहां से हर महीने एक तय रकम आपकी चुनी हुई इक्विटी स्कीम में अपने आप ट्रांसफर होती रहती है। तो इससे SIP जैसा ही रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है। एग्जैक्टली वही फायदा मिलता है और आपका पैसा एक साथ बाजार के जोखिम में नहीं आता। तो ये तीनों ही तरीके निवेश को स्वचालित और अनुशासित बनाने में मदद करते हैं। ये तो हुई पैसे के लेन देन की बात, पर जिंदगी तो बदलती रहती है। मान लीजिए मेरा बैंक बदल गया या मैंने घर शिफ्ट कर लिया, क्या ये सब जानकारी अपडेट करवाना एक लंबा चौड़ा सिरदर्द वाला काम है? पहले शायद होता होगा, लेकिन अब ये भी एक मानकीकृत प्रक्रिया है। इन्हें गैर वित्तीय लेन देन कहा जाता है। अच्छा। आपको बस एक निर्धारित फॉर्म भर पर जरूरी दस्तावेजों के साथ जमा करना होता है, जैसे बैंक अकाउंट बदलने के लिए नए बैंक का कैंसिल चेक या स्टेटमेंट देना होता है। और ये होता कहाँ है? ये काम आप किसी भी फंड हाउस की ब्रांच या रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके कर सकते हैं। क्या कोई ऐसे बदलाव है जिसमें ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत पड़ती हो? हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है माइनर से मेजर का स्टेटस बदलना। जब कोई बच्चा जिसके नाम पर निवेश है 18 साल का हो जाता है, तो उसके खाते का स्टेटस बदलना अनिवार्य है। ओके। इसके लिए उस अब बालिग व्यक्ति को अपना पैन, बैंक अकाउंट और KYC दस्तावेज जमा करने होते हैं। जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, उस खाते से किसी भी तरह की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी जाती है। मुझे याद है मेरे एक दोस्त के साथ ऐसा हुआ था। उसके पिता ने उसके बचपन में निवेश किया था और 18 साल के होने पर KYC अपडेट करना भूल गए। जब उसे कॉलेज की फीस के लिए पैसों की जरूरत पड़ी तो वो अटक गए क्योंकि फोलियो फ्रीज हो चुका था। ये एक बहुत आम समस्या है। हाँ। इसीलिए ये जानना जरूरी है, इन सभी सेवाओं के लिए CBI ने एक टर्न अराउंड टाइम यानी TAT मतलब एक समय सीमा भी तय की है, ताकि निवेशकों को पता हो कि उनका काम कितने दिन में हो जाएगा। जी। जैसे रिडेम्पशन का पैसा 3 कारोबारी दिनों के भीतर आपके खाते में आ जाना चाहिए। और डिविडेंड का भुगतान 7 कारोबारी दिनों में हो जाना चाहिए। यह मानीकरण पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और भरोसेमंद बनाता है। तो आज हमने देखा कि म्यूचुअल फंड में निवेशक सेवाएं कितनी व्यवस्थित और नियमों में बंधी हुई हैं। NFO की प्रक्रिया से लेकर KYC के अनिवार्यता, कट ऑफ टाइम के सख्त नियमों और SIP जैसी सुविधाओं तक, हर कदम का मकसद निवेशक के लिए प्रक्रिया को आसान, निष्पक्ष और भरोसेमंद बनाना है। निश्चित रूप से ये नियम और प्रक्रियाएं ही इस उद्योग की रीढ़ हैं, जो करोड़ों निवेशकों का भरोसा बनाए रखती हैं। ये सुनिश्चित करती हैं कि चाहे कोई 500 रुपए की SIP करने वाला छोटा निवेशक हो या करोड़ों का निवेश करने वाला बड़ा निवेशक, सबके लिए नियम और मौके बराबर हों। तो इस चर्चा के बाद एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज हमने देखा कि पूरी प्रक्रिया कितनी नियमों में बंधी है। जिस तरह से ऑनलाइन KYC, ऐप्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए सब कुछ एक क्लिक पर हो रहा है, उससे प्रक्रिया आसान तो हो रही है, पर सोचने वाली बात यह है, क्या ये नियम निवेशक को बचाने के लिए है या उसे इतना ज़्यादा सुरक्षित कर देते हैं कि वो कभी अपने फैसलों की पूरी जिम्मेदारी लेना सीख ही नहीं पाता? एक तरह से निर्भर बना रहे हैं। हाँ, क्या सुविधा और सुरक्षा के बीच का ये संतुलन हमें बेहतर निवेशक बना रहा है या बस ज्यादा निर्भर? अगली बार तक सोच